अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। क्या चमनाबाद के किसी बसनीक की दाईं आंख पत्थर की है? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में पूछा। बिल्कुल नहीं, वो बड़ी शिद्दत से सर को नफ़ी में झटकते हुए बोला। और मैं समझ रहा हूँ कि आपने ये सवाल क्यों किया है। तुम इंतहाई समझदार और सुलझे हुए नौजवान हो बसीर। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए तौसीफ़ी अंदाज में कहा। इसीलिए मैं तुमसे इतनी तफसीली गुफ्तगू कर रहा हूँ। तुम्हें अपना वादा याद है ना? उसने ना समझने वाले अंदाज में मेरी जानिब देखा और बोला, कौन सा वादा थानेदार साहब? यही कि हमारे दरमियान होने वाली ये बातचीत किसी तीसरे बंदे तक नहीं पहुंचेगी। जी चंगी तरह याद है। वो अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी संजीदगी से बोला। आप बेफिक्र हो जाएं, ये सारी गुफ्तगू इधर ही दफन रहेगी। शाबाश, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। ये तो तय हो गया कि जिस डाकू ने फी के कोचवान पर गोली चलाई थी वो चमनाबाद का रहने वाला नहीं। आओ अब हम चमनाबाद चलते हैं ताकि तुम्हें बाहिफाजत तुम्हारे घर पहुंचाया जा सके। वो मेरे साथ चलते हुए बुझे हुए लहजे में बोला, थानेदार साहब, मुझे बार बार शीरी बाजी याद आ रही है। खुदा के लिए आप जल्द से जल्द मेरी बाजी को ढूंढ निकालें। पता नहीं इन कमीने डाकुओं ने मेरी बाजी को किस हाल में रखा होगा। बात के इख्तिताम पर उसकी आवाज़ भीग गई। वो अपने हाथ की पुश्त से आंखों में उतर आने वाले आंसुओं को पोंछने लगा तो मैंने उसका शाना थपथपाते हुए पूछा, बसीर, क्या तुम मलिक नवाज़िश अली को एक मर्द समझते हो? क्या आप अब्बा जी की बात कर रहे हैं? उसने चौंके हुए लहजे में इस्तफसार किया। क्या मौजा चमनाबाद में एक से ज़्यादा मलिक नवाज़िश अली हैं? नहीं जी, वह नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। तो फिर समझ लो कि मैं तुम्हारे अब्बा जी ही की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा। अब्बा जी तो बहुत दबंग इंसान हैं जी, वो जोशीले लहजे में बोला। जवानी में वो कबड्डी के बड़े नामवर खिलाड़ी रहे हैं। लोग इन्हें चमनाबाद की आबरू कहा करते थे। इनसे मिलकर आपको मेरी बातों का यकीन आ जाएगा। इस उम्र में भी इनकी सेहत शानदार है। इनसे मिले बगैर भी मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है बसीर, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। लेकिन इसके साथ ही मुझे तुमसे एक शिकायत भी है। शिकायत? कैसी शिकायत? वो उलझे हुए लहजे में बोला। जो शख्स अपनी जवानी में चमनाबाद की आबरू रहा हो, इसका बेटा बुज़दिलों की तरह आंसू बहा रहा है। मैंने उसके अंदर नफसियाती करंट दौड़ाते हुए कहा। मर्द के बच्चे बनो बरखुरदार। जब मैं तनदही से शीरी की तलाश में लगा हुआ हूँ तो फिर तुम्हें फिक्रमंद होने की क्या ज़रूरत है? बस जनाब, मैं शीरी बाजी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो कदरे नदामत भरे लहजे में बोला। इसलिए इनके बारे में सोचकर खुद ब खुद मुझे रोना आ गया था। औरत के लिए किसी भी जगह आंसू बहाने की ममानियत नहीं है। मैंने उसकी हिम्मत और हौसले को महमेज करते हुए कहा। लेकिन मर्द के आंसू सिर्फ अल्लाह ताला के सामने निकलने चाहिए। तुम अभी नौउम्र हो। तुम्हें ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे और बुरे मुशाहिदात और तजुर्बात से गुजरना है। मेरी एक बात को गिरह में बांध लो। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक बोझल सांस खारिज की, फिर ठहरे हुए लहजे में कहा। दुनिया में अक्सर लोग अच्छे वक्त के साथी होते हैं। अगर आप खुश और खुशहाल हैं तो आपके दाएं तरफ लोगों का एक मेला सा लगा रहेगा। लेकिन जब आप किसी मुश्किल में होंगे तो एक एक करके ये भीड़ छटने लगेगी। और बाज़ मुसीबतें तो ऐसी होती हैं कि साया भी इंसान का साथ छोड़ देता है। आंसू बहाने वालों के साथ बैठकर कोई भी आंसू नहीं बहाता। मैं समझ गया, वो मुस्तकम लहजे में बोला। मैंने आपकी नसीहत को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया है थानेदार साहब, और मैं तहे दिल से कहता हूँ कि ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैंने कहा, तुम जीते रहो बच्चे। चमनाबाद एक दरमियानी साइज़ का गांव था। जब हमारा टांगा गांव के अंदर दाखिल हुआ तो इस वक्त असर की अजान हो रही थी। कमोबेश ये वही वक्त था जब गुज़िश्ता रोज़ डाकुओं के मुसल्लह गिरोह ने राना तसद्दुक़ के टांगे पर हमला किया था। हम सीधे मलिक नवाज़िश अली की हवेली में पहुंच गए। नवाज़िश अली का घर अगरचे किसी रवायती हवेली की तरह का नहीं था, ताहम इस कुशादा मकान को हवेली के नाम ही से पुकारा जाता था। हमें जब हवेली के सहन से गुजार कर बैठक में पहुंचाया जा रहा था तो मैंने मज़कूरा सहन के एक हिस्से में एक शख्स को चरपाई पर लेटे देखा। उसने दाढ़ी रखी हुई थी और उसके सर के बाल भी काफ़ी बड़े हुए थे। वो दुनिया और माफिया से बेखबर एक बाजू अपने चेहरे पर रखे चुपचाप दराज था। मलिक नवाज़िश अली की उम्र 50 के करीब थी। वो इस उम्र में भी खासा फिट नज़र आता था।
बशीर ने अपने बाप की सेहत के हवाले से किसी गलत बयानी से काम नहीं लिया था। मैंने शीरी को पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये पर दुख का इजहार करने के बाद बड़े एतमाद से कहा, मलिक साहब, आपको हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा। ये मेरा आपसे वादा है कि मैं बहुत जल्द आपकी बेटी को ढूंढ निकालूंगा। शीरी मेरी ही नहीं, आपकी भी बेटी है मलिक साहब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला, और आपको मलिक बिरादरी की लाज रखते हुए शीरी को जिंदा सलामत और बाइज्जत वापस लाना है। आपने बिरादरी का हवाला दे दिया है तो आपकी खिदमत में अर्ज है कि मैं ज़ात पात, बिरादरी या ख़ानदान और शाहो गदा के फ़र्क को नज़रअंदाज करके अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम देता हूँ। मैंने दो टोक अंदाज में कहा। शीरी किसी आम गरीब, बेकस और कमज़ोर बाप की बेटी होती या उसका वालिद मुल्क का सदर या वज़ीर आज़म होता, तब भी मैं मग़वी की बाजियाबी के लिए मसावी तवानाई सिर्फ करता। वैसे एक बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मलिक बिरादरी की लाज कायम व दायम रहेगी। अल्लाह आपको खुश रखे मलिक साहब, उसने गहरी संजीदगी से कहा। बशीर को सही सलामत हवेली पहुँचाने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्द मेरे दिल के टुकड़े शीरी को भी तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे। राना साहब ने आपकी तारीफ में जो कुछ कहा था, आप इस पर पूरे उतरते हैं। राना साहब के जिक्र पर मैंने पूछ लिया। राना तसद्दुक को सुबह मैंने ही आपकी तरफ भेजा था, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। राना साहब थोड़ी देर पहले ही निकले हैं, मलिक नवाजिश ने बताया। वो रास्ते में हमें कहीं नज़र नहीं आए। मैंने कहा, लगता है वापसी में उन्होंने जीटी रोड वाला रास्ता इख्तियार किया है। आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है मलिक साहब, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। पिछली रात होने वाली मुसलसल बारिश ने कच्चे रास्ते का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। छोटे बड़े गढ़ों में पानी भरा हुआ है, कीचड़ और फिसलन इसके अलावा है। मुझे जाए वकुआ का तफसीली जायज़ा लेना था, इसलिए कच्चे रास्ते से आना मेरी मजबूरी थी। वापसी में हम भी जीटी रोड ही से जाएंगे। मैंने कहा, कच्चे रास्ते का जो हशर नशर हुआ है वो मैंने देख लिया है। हमारे इनकार के बावजूद भी मलिक नवाजिश अली ने हमारी खातिर तवाज़े के लिए अच्छा खासा एहतमाम कर डाला था। मैं तो नवाजिश अली से बातचीत में मसरूफ़ था, इसलिए मेरे हाथों में तेज़ी और तर्रारी दिखाई नहीं देती थी जो हवलदार बशीर अहमद के हाथों में नज़र आ रही थी। वो खामोशी की पॉलिसी पर अमल पैरा होकर दोनों हाथों का खासा मुस्तैद इस्तेमाल करते हुए अशियाए खुर्दोनोश के साथ अदल व इंसाफ के तकाज़े पूरे करने में मसरूफ़ था। नवाजिश अली से मैंने लगभग आधा घंटा इस केस के मुख्तलिफ ज़ावियों पर गुफ्तगू की, लेकिन मैं अब तक जितनी मालूमात हासिल कर चुका था, इसमें कोई भी काबिल ज़िक्र इजाफा ना हो सका। ना चाहते हुए भी मैंने उससे चंद चुभने वाले सवालात भी कर डाले। मलिक साहब, आप इस वक्त अपनी उम्र अजीज़ की 50वीं सीढ़ी पर खड़े हैं और राना तसद्दुक आपसे कमोबेश 5 साल बड़ा है। ससुर और दामाद की उम्र का ये तफावत देखने और सुनने वालों के लिए बड़ा मज़ा का खेज नहीं है। लोगों की ज़बान को कौन पकड़ सकता है जनाब, लोग तो पीठ पीछे बादशाहों को भी गाली देते हैं। वो ठहरे हुए अंदाज में बोला। मैं सिर्फ अपने अल्लाह को जवाब दे हूँ और मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने बहुत सोच समझ कर एक दुरुस्त फैसला किया था। मैं राना तसद्दुक को काफ़ी अरसे से जानता हूँ। इसकी ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह मेरे सामने है। मुझे मालूम है कि इसने दूसरी शादी किसी अय्याशी की नीयत से नहीं की। इसकी औलाद की ख्वाहिश बिल्कुल जायज़ है और हमें जायज़ कामों में दूसरों की मदद करना चाहिए। ये बात मेरे भी इल्म में है कि मेरे इस फैसले पर लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन आज तक मेरे सामने आकर किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। मलिक नवाजिश अली की वजाहत पर मैंने फिर इस नुक्ते पर बात करना मुनासिब नहीं जाना और वापसी के इरादे से उठकर खड़ा हो गया। इसी लम्हे मेरे कान में एक दर्द भरी आवाज़ ने रसाई हासिल कर ली। साडा चिड़िया दा चंबा वे, बाबुल ऐसा उड़ जाना। मैंने सवालिया नज़र से नवाजिश अली की तरफ देखा। ये पुरसोज आवाज़ सहन की जानिब से आ रही थी। नवाजिश अली ने बताया कि ये मेरा बेटा सफदर है। सफदर मस्ताना है, बस अपने हाल में मगन रहता है। हम लोग भी इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते। लोग कहते हैं कि सफदर पागल है। मैं लोगों की बातों में आकर इसे घर से तो नहीं निकाल सकता ना। साड़ी लंबी उड़ाड़ी वे, असां मुड़ नहीं आओना, साडा चिड़िया दा चंबा वे। मैं जब सैन से गुजरकर बैठक की तरफ आ रहा था तो मैंने वहाँ पर एक चारपाई पर लंबे बालों वाले एक बारिश जवान को चेहरे पर बाजू रखे लेटे देखा था। यकीनन वही सफदर था। जब मैंने नवाजिश अली से इस बारे में पूछा तो उसने तस्दीक करते हुए बताया, जी वो सफदर ही है। ये बचपन ही से अल्लाह लोग है। लोग इसे पागल कहेंगे या दीवाना,
لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج تک صفدر نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ جب سے شیریں کی شادی ہوئی ہے یہ گاہے بگاہے اس لوک گیت کو گاتا رہتا ہے۔ اب بھی وقفے وقفے سے وہ مذکورہ لوک گیت کو گا رہا تھا۔ اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ صفدر جو بھی گا رہا تھا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے گا رہا تھا۔ اس کی آواز میں بڑا سوز و گداز تھا جو سننے والوں کے دل میں جگہ بناتا تھا۔ میں نے ملک نوازش علی کو یقین دلایا کہ میں انشاءاللہ بہت جلد شیریں کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ اس کے بعد میں اس حویلی نما مکان سے نکل آیا۔ واپسی کے سفر میں بھی حوالدار چپ چپ ہی تھا۔ جب ہم آج دوپہر تھانے سے روانہ ہوئے تھے تو اس وقت وہ خاصا پرجوش نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں اب اسے کیا ہو گیا تھا۔ اس وقت ٹانگے میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ بشیر احمد نے ٹانگہ بان کی ڈیوٹی سنبھال رکھی تھی اور میں اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کی چپچا والی کیفیت کا راز جاننے کی غرض سے کہا، بشیر احمد تم جانتے ہو مایوسی گناہ ہے؟ جی ملک صاحب جانتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ پھر تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ میں نے کریدنے والے انداز میں کہا۔ کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں کہ ہم شیریں کو بازیاب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب، مجھے پورا یقین ہے۔ پھر تم بجھے بجھے سے کیوں ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں نے دیکھا ہے جب سے ہم جائے وقوعہ سے آئے ہیں تم گمبھیر خیالوں میں گم ہو۔ کیا میں تمہاری پراسرار خاموشی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ کوئی خاص وجہ نہیں ہے ملک صاحب، وہ ایک طویل جمائی لیتے ہوئے بولا۔ شاید نیند کے باعث مجھ پر کسل مندی طاری ہو گئی ہے۔ میں پچھلی رات کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکا تھا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، میں نے کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں بھرپور آرام کی ضرورت ہے۔ میں واپسی پر تمہیں جمال پور کے نزدیک اتار دوں گا، تم گھر جا کر اچھی طرح آرام کر لینا۔ سمجھ لو میں تمہیں ایک دن کی چھٹی دے رہا ہوں۔ ملک صاحب ابھی ہمارا مشن پائے تکمیل کو نہیں پہنچا، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں آرام کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہوں؟ اگر نیند نے زیادہ ستایا تو ادھر تھانے کی کسی بینچ پر ہی کمر سیدھی کر لوں گا۔ نہیں، میں نے قطعی لہجے میں کہا، تمہیں کم سے کم آج کی رات اپنے گھر میں بھرپور نیند لینا ہے۔ ہمارا مشن کہیں بھاگا نہیں جا رہا، بات سمجھ لو کہ یہ میرا حکم ہے۔ میں نے پچھلی رات اپنے کوارٹر میں 2-3 گھنٹے کی نیند لے لی تھی لیکن حوالدار کو اس کا موقع نہیں مل سکا تھا، جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو رہی تھی۔ اس کسل مندی اور درماندگی میں اس بارش کا بھی ہاتھ تھا جو ہمارے اوپر برستی رہی تھی۔ ہم نے گزشتہ رات حد سے زیادہ خواری کی تھی۔ پہلے تو ہم گور بجو کے انتظار میں درخت کی ایک بلند شاخ پر کافی دیر تک ٹنگے رہے تھے۔ اس کے بعد رانا تصدق کے تانگے کی پراسرار آمد نے ہمیں کام سے لگا دیا تھا۔ حوالدار ایک جمائی لیتے ہوئے بولا، جو حکم ملک صاحب، میں آپ کے کہے کو ٹال تو نہیں سکتا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں صرف چھٹی ہی دے رہا ہوں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، کل کے لیے میں تمہیں ہوم ورک بھی دے رہا ہوں۔ تم آج کی رات ایک بھرپور نیند لو گے اور صبح تر و تازہ ہو کر ہوم ورک میں لگ جاؤ گے۔ شام سے پہلے پہلے مجھے کوئی خوشخبری چاہیے۔ وہ ٹانگا چلاتے ہوئے ایسی نظر سے مجھے دیکھنے لگا جیسے میری بات اس کے پلے نہ پڑی ہو۔ اس کی نیند سے بھری سرخ آنکھوں میں جا بجا مجھے الجھن تیرتی دکھائی دی، پھر یہی استجاب الفاظ کا روپ دھار کر اس کی زبان سے پھسل گیا۔ کون سا ہوم ورک ملک صاحب؟ اس نے پوچھا۔ تمہیں یاد ہے نا، بصیر نے فیقے پر گولی چلانے والے ڈاکو کی 2 نشانیاں بتائی تھیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی، اس نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ایک تو اس ڈاکو نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور دوسرے اس کی دائیں آنکھ مصنوعی تھی، یعنی اس آنکھ میں ڈیلے کی جگہ بنٹے کی طرح کا کوئی گول پتھر لگا ہوا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ میری تحقیقات کے مطابق بیک وقت ان 2 خصوصیات کا حامل کوئی شخص موضوع چمن آباد سے تعلق نہیں رکھتا۔ میں اس علاقے میں نیا ہوں جبکہ تم ادھر ہی کے رہنے والے ہو۔ تمہارے لیے ہوم ورک یہ ہے کہ کل کا پورا دن تم جمال پور اور اس کے گرد و نواح میں کسی ایسے شخص کا سراغ لگانے کی کوشش کرو گے جس کی دائیں آنکھ مصنوعی ہو۔ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے پورے جمال پور میں بھی پتھر کی آنکھ والا کوئی بندہ موجود نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی تحقیق کروں گا۔ میرے خیال میں ان ڈاکوؤں کا تعلق نہ تو چمن آباد سے ہے اور نہ ہی جمال پور سے۔ ان نامرادوں کا تعلق جہاں سے بھی ہو، ہمیں ہر صورت میں انہیں ڈھونڈ نکالنا ہے۔ میں نے شفاف لہجے میں کہا، مجھے یقین ہے کہ ہم ان کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مجھے شیریں بھی مل جائے گی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں
मलिक साहब, वो ताइदी अंदाज में बोला, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं इस बंटे की आंख वाले शैतान को खोजने की कोशिश करता हूँ। मैंने हवलदार बशीर अहमद को जमालपुर के नज़दीक जीटी रोड पर उतार दिया और टांगे की ड्राइविंग सीट खुद संभाल ली। जब मैं थाने पहुंचा तो दिन ढल रहा था। थाने में सब अमनो अमान था। मैंने यहाँ से जाते हुए जिस एहलकार को थाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, इसे अपने पास बुलाकर रिपोर्ट तलब की। मेरी गैर मौजूदगी में कोई गैर मामूली वाक़या पेश नहीं आया था। मैंने मगरिब की नमाज अदा की और आराम की गर्ज से अपने क्वार्टर में चला गया। ये क्वार्टर थाने के अकबी हिस्से में बना हुआ था। आज का पूरा दिन कड़ी दौड़ धूप में गुजरा था, जिसने मुझे थका कर रख दिया था। इस थकन में रात वाली बरसाती ख्वारी भी शामिल थी। मेरा जोर जोर दुख रहा था। मैंने रात का खाना खाया और इशा की नमाज अदा करने के बाद बिस्तर पर लेट गया। जब तक नींद नहीं आई, मैं इसी केस के बारे में सोचता रहा। शीरीं के अगवा ने बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा कर दी थी। इससे ताल्लुक़ रखने वाले दो अहम अफराद यानी राना तसद्दुक़ और मलिक नवाज़िश अली से मुझे काम की कोई बात मालूम नहीं हो सकी थी। अपनी अपनी जगह पर दोनों का यही दावा था कि इनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। 7 जुलाई की सेपहर राना तसद्दुक़ के टांगे के साथ जो वाक़या पेश आया था, इसे किसी दोस्त का कारनामा तो करार नहीं दिया जा सकता था और ना ही ये ख्याल किया जा सकता था कि इन डाकुओं ने किसी फिल्म की शूटिंग की थी, क्योंकि इस खूंचका वाक़ये में एक इंसान की जान गई थी और दूसरे इंसान को लापता कर दिया गया था। जिन दो अफराद को बेहोश करके जिंदा छोड़ दिया गया था, इनमें एक यानी बशीर का ताल्लुक़ मकवी के ख़ानदान से था और दूसरे यानी फ़ीके कोचवान का नाता राना तसद्दुक़ के ख़ानदान से जुड़ा हुआ था। जब तक मुझे इस दुश्मनी का सबब मालूम न हो सकता, तब तक मैं शीरीं तक नहीं पहुंच सकता था। जिस मकाम पर वो डाकू राना तसद्दुक़ के टांगे पर हमलावर हुए थे, वो चमनाबाद से 2 मील की दूरी पर था। इन डाकुओं ने बहुत सोच समझकर जाए वक़ुआ का इंतखाब किया था, क्योंकि उस जगह कच्चे रास्ते के दाएं बाएं ताहत देने का खेतों का एक वसीअ और अरीज़ सिलसिला फैला हुआ था और करीबो दूर में कोई इंसानी आबादी मौजूद नहीं थी। यहाँ से नज़दीक तरीन गाँव कोट सिंधु था, जो वक़ुआ के शुमाल में 1 मील के फासले पर वाक़ था और इसके बाद 1 मील की दूरी पर नहर बह रही थी। मज़कूरा नहर की दूसरी जानिब 1 मील के फासले पर मौज़ा जमालपुर आबाद था। इस हिसाब से गोया ये वाक़या जमालपुर से 3 मील जुनूब और चमनाबाद से 2 मील शुमाल में वक़ू पजीर हुआ था और डाकुओं का वो जत्था बड़े इत्मीनान से अपना काम करके गायब हो गया था। इन डाकुओं ने फ़ीके कोचवान को कत्ल करने के बाद बशीर, शीरीं और रुखसाना को जिस कमरे में पहुंचाया था, मैंने उसका भी अच्छी तरह जायज़ा लिया था, मगर वहां से भी कोई ऐसी चीज़ मेरे हाथ नहीं लग सकी थी जिसकी मदद से मैं इनकी तलाश में अमली पेशकदमी कर सकता। यूँ महसूस होता था इस केस में मेरी तफ्तीश की गाड़ी को किसी ने आहिनी जंजीरों में जकड़कर आगे बढ़ने से रोक दिया हो। मैं बदतरीन हालात में भी कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुआ। ये ठीक है कि इस वक्त मेरी तफ्तीश की गाड़ी एक तारीक सुरंग से गुजर रही थी। मैं जानता था कि कोई सुरंग चाहे कितनी भी तारीक और तवील क्यों ना हो, वो बिलाखिर ख़त्म हो जाती है, बशर्ते कि आपकी गाड़ी चलती रहे। मैंने खुद को हमा वक्त हरकत में रखा हुआ था। मुझे यकीन था कि बहुत जल्द अल्लाह की रहमत से मेरी आंखों के सामने छाई हुई धुंध छट जाएगी और इस केस के हवाले से हर चीज़ मुझे वाज़ेह नज़र आने लगेगी। अगली सुबह मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो हवलदार को मैंने अपने कमरे में बैठा पाया। इसके चेहरे और आंखों में बड़ी अजीब सी उलझन और इज़्तिराब नज़र आ रहा था। मैंने तशवीश भरे लहजे में दरियाफ्त किया, क्या हुआ बशीर अहमद? तुम्हें तो इस वक्त अपने घर के बिस्तर पर होना चाहिए था। सब खैरियत तो है ना? मेरे अंदर खैरियत नहीं है मलिक साहब, वो नदामत आमेज़ लहजे में बोला। मैं पूरी रात सो नहीं सका। मैंने चौंक कर पूछा कि क्या हुआ? तुम्हारे अंदरून को किस परेशानी ने तुम्हें सोने नहीं दिया? मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है मलिक साहब, वो लजाजत आमेज़ अंदाज में बोला। मैं अपनी ख़ता पर बहुत शर्मिंदा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर देंगे, पर पता तो चले कि तुमसे कौन सी गलती सरजद हो गई है। बशीर अहमद के अंदाज ने मुझे उलझन में डाल दिया था। जब तक बताओगे नहीं तो मुझसे अच्छी उम्मीद रखने का क्या फ़ायदा? मैं लालच में आ गया था मलिक साहब, उसने अपनी जेब में हाथ डालते हुए पशेमानी भरे लहजे में कहा। बस मेरी आंखों पर तमा की पट्टी बंध गई थी जो मैं इसे अपने घर ले गया। बात के इख्तिताम पर उसने अपनी जेब में से एक तलाई जंजीर निकालकर मेरी जानिब बढ़ा दी। मज़कूरा जंजीर दरअसल
एक लॉकेट था जिसमें दिल की शक्ल का एक तलाई तावीज़ भी पड़ा हुआ था। मैंने उसके हाथ से वो जंजीर ले ली और सवाल किया, ये क्या है बशीर अहमद? जनाब, उस दिन में जब आप बशीर के साथ उस कमरे का मुआयना करने के लिए गए थे जहां डाकुओं ने रुमाल सूंघाकर उन्हें बेहोश किया था, तो आपकी गैर मौजूदगी में मैं जाए वकुआ पर टहलता रहा था। वो शर्मिंदगी भरे अंदाज में वजाहत करते हुए बोला, और तभी मुझे कच्चे रास्ते के किनारे ये तलाई लॉकेट पड़ा मिला था। फिर मैंने इसे अपनी जेब में रख लिया। जाए वकुआ से मिलने वाली किसी चीज़ को उठाकर जेब में रखने में मुझे कोई कबाहत नज़र नहीं आती बशीर अहमद। मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए कहा, तुम एहसास नदामत से ज़मीन में क्यों गड़े जा रहे हो? हवलदार की ज़हनी और कल्बी कैफियत को देखकर मुझे बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि वो किस मीटर बैंड पर बोल रहा था, लेकिन मैं इसकी ज़ुबान से ये माजरा सुनना चाहता था ताकि उसके ज़मीर की खलिश निकल जाए और उसके दिल का बोझ हल्का हो। मलिक साहब, मेरी नीयत में फतूर आ गया था, वो टूटे हुए लहजे में बोला। मैंने सोचा आपसे इस लॉकेट का जिक्र नहीं करूँगा और चुपचाप ये लॉकेट अपने पास रख लूँगा। मैं पूरी रात कशमकश में मुब्तला रहा और एक लम्हे के लिए भी सो नहीं सका। एक लम्हे के लिए ख्याल आता था कि मैंने ठीक किया है, लेकिन दूसरे ही लम्हे ज़हन इस ख्याल की तरदीद करके कहता था कि ये धोखा है। मेरे जहन में सारी रात ये जंग जारी रही है मलिक साहब। बशीर अहमद, मैंने निहायती ठहरे हुए लहजे में कहा, इंसान के अंदर खैर और शर को एक साथ रखकर फैसला इंसान पर छोड़ दिया गया है कि वो मुस्बित राह इख्तियार करता है या मनफी रास्ता अपनाता है। हर दो सूरत में उसका इंतखाब उसका अमल कहलाएगा और क़यामत के रोज़ अल्लाह ने इंसान के अमाल की बिना पर फैसला करना है और अमल का दारोमदार इंसान की नीयत पर होता है। अच्छा अमल उसी वक्त एक नेकी की सूरत इंसान के नामाए अमाल में दर्ज कर लिया जाता है जब वो इसकी नीयत करता है, लेकिन बुरा इरादा इस वक्त तक बदअमली के खाते पर नहीं चढ़ाया जाता जब तक इंसान अपने इस बद इरादे को अमली जामा ना पहना दे। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, सारी बातें छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में रात भर खैर और शर की जो जंग जारी थी, इसमें जीत किसकी हुई? खैर की, वो सरसराती हुई आवाज़ में बोला, इसीलिए तो मैं अपनी खताब पर गर्दन झुका के आपके सामने बैठा हूँ। बशीर अहमद, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। उसने गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, गलती करना इंसान के खमीर में शामिल है और इस नुक्ते पर हर नेक व बद तमाम इंसान एक जैसे हैं। यही इंसान इस वक्त दो गिरोहों में बढ़ जाते हैं, जो वो अपनी गलती पर रद्द अमल का इजहार करते हैं। बुरा इंसान अपने किए पर बड़ी ढिठाई से जमकर खड़ा हो जाता है, यानी इसे अपनी गलती का मुतलिक एहसास नहीं होता, या यूँ समझ लो कि वो अपने किए को गलती समझता ही नहीं। जबकि एक नेक खसलत इंसान को फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह इस गलती को सुधारने की कोशिश में लग जाता है। जब तक वो ये काम नहीं कर लेता उसे सुकून नहीं मिलता। जैसा कि तुमने पूरी रात बेचैनी में गुजारी है और सुबह होते ही अपनी गलती का एतराफ़ करने मेरे पास चले आए हो। इसकी आंखें नम हो गईं। भीगी हुई आवाज़ में बोला, मलिक साहब, आपने मुझे माफ़ कर दिया है ना? बशीर अहमद, तुम एक भले इंसान हो, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। शैतान ने वक्ती तौर पर तुम्हें बहका दिया था, मगर तुम्हारे अंदर की अच्छाई शैतान के इस बहकावे पर गालिब आ गई और तुम इस तलाई लॉकेट पर हाथ सफ करने के इरादे से बाज आ गए। मैंने तुम्हें दिल से माफ़ किया, अल्लाह भी तुम्हें माफ़ फरमाए। शुक्रिया मलिक साहब। वो तशक्कुराना अंदाज से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा कि शुक्र इस परवरदिगार का अदा करो जिसने तुम्हें नेकी की तौफीक दी। फिलहाल तो मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। मैंने वो तलाई लॉकेट उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा कि इसे संभाल कर अपनी जेब में रख लो। उसने फ़ौरन मेरे हुक्म की तामील की और सवालिया नज़रों से मुझे देखने लगा। बशीर अहमद, इस लॉकेट का जाए वकुआ से मिलना ये जाहिर करता है कि ये इन डाकुओं में से किसी का है और या फिर फ़ीका रुखसाना बसीर में से किसी का। मैंने ठहरे हुए अंदाज में उसे हिदायत जारी की। इन डाकुओं का कोई सिरा अभी तक हमारे हाथ में नहीं है, लिहाजा सरे दस्त तुम रुखसाना बसीर और फ़ीके के घर वालों से इस लॉकेट के बारे में मालूमात जमा करो।